अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बैरोमेट्रिक फार्मूला, बैरोमेट्रिक फार्मूला क्या होता है उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। बैरोमेट्रिक फार्मूला, इसमें जो बैरोमीटर है ना, ये एक डिवाइस है। बैरोमीटर एक डिवाइस है। ये डिवाइस यूज़ किसके लिए होती है? ये यूज़ होती है टू मेजर द प्रेशर। ठीक है। एक इसके कंपैरेटिव डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर भी एक डिवाइस है। यहां से आप देखेंगे ये वाला जो मीटर लिखा हुआ है ना, ये वाला एक ये मीटर है और दूसरा एक और मीटर होता है METRE। ये मीटर लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है। और ये वाला जो मीटर है ये एक डिवाइस का नाम है। तो हमारे पास ये दोनों डिवाइसेस हैं और ये मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों यूज होती हैं टू मेजर द प्रेशर। ये भी टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए ये भी यूज होता है। लेकिन ये उस प्रेशर को मेजर करता है जो इनसाइड द सिलेंडर होता है। इनसाइड द सिलेंडर है। आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी के टायर के अंदर उसका जो प्रेशर चेक करते हैं, उस प्रेशर को चेक करने के लिए जो मीटर यूज किया जाता है उसका नाम मैनोमीटर होता है। क्योंकि इनसाइड द सिलेंडर हमें वो प्रेशर को बताता है। और ये वाला जो डिवाइस है बैरोमीटर, ये यूज होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए, यानी कि एक लार्ज स्केल के ऊपर मेजर करने के लिए। ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ये भी प्रेशर को मेजर करती है, लेकिन हम यूं कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करती है। ये वेदर के प्रेशर को मेजर करती है और हमें इसी से वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर न्यूज जो मिलती है वो यहां से ही मिलती है। ठीक है। तो ये तो इनमें डिफरेंस हो गया। मैनोमीटर इज ए डिवाइस दैट यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है। मैनोमीटर इज ए डिवाइस that used to measure the pressure inside the cylinder, and barometer is a device that is used to measure the pressure of the atmosphere. ठीक है, of the atmosphere। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं जी, हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। इस सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 1000 किलोमीटर तक जो एरिया होता है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इधर को भी 1000 किलोमीटर, इधर को भी 1000 किलोमीटर का एरिया, यानी कि अर्थ की सरफेस से जो 1000 किलोमीटर का एरिया है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर हमें गैस का प्रेशर मेजर करना होता है। ठीक है। उसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको बैरोमीटर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर, लेकिन ये जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस, इस सरफेस के नियर लेट्स सपोज कि हम ये 1000 है ना, हम कहते हैं जी 100 किलोमीटर तक जो प्रेशर ऑफ द गैसेस है वो ज्यादा होता है। इससे ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब जो प्रेशर ऑफ द गैसेस है वो ग्रेटर होता है, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और उसकी टिप के ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर की, यानी कि 1000 किलोमीटर तक सरफेस ऑफ द अर्थ से चले जाएंगे, वहां पर जो प्रेशर है गैसेस का वो मिनिमम होता है। ठीक है। अब ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन ये होता क्यों है भाई? ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो प्रेशर है, हवा जो ग्रेविटी है
वो गैसेस को अपनी तरफ खींचती है। जैसे जैसे उस सरफेस से ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे वो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसके ऊपर कम होता जाता है और वहां पर गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती जाती है। अब हम इसकी अजम्पशन की बात करते हैं, लेकिन इसकी अजम्पशन से पहले एक बात और, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस को पढ़ा था और हमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस की एक अजम्पशन थी। वो क्या थी कि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं करती गैस मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना एक अजम्पशन, गैस मॉलिक्यूल के ऊपर नो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्ट। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन एक सिलेंडर की हद तक। अगर आप ये कहें ना कि एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, तो यहां पर तो हम फिर भी किसी हद तक कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर में ये बात नहीं कह सकते, एटमॉस्फेयर के अंदर हम ये बात नहीं कह सकते। तो हम ये इसलिए तो कहेंगे कि इनसाइड द सिलेंडर है, माइक्रो स्केल के ऊपर है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वैसे भी निग्लिजिबल है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल कम है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। अगर इसमें 1 मिलियन है तो वहां पर तो बिलियंस है, ट्रिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, तो एज कंपेयर टू दैट यहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल है ये निग्लिजिबल है। इतनी बात तो हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो बैरोमेट्रिक है, तो अब हम बैरोमेट्रिक की तरफ चलते हैं। बैरोमेट्रिक पर जाने से पहले एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक लाइट है, बल्ब है, ये एक तार के साथ ऐसे लटका हुआ है। हम आम जुबान में ये कहेंगे कि भाई ये बल्ब क्यों नहीं गिरता, तो वो बंदा कहेगा भाई ये तार के साथ लटका हुआ है। लेकिन अगर आप इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखेंगे, अगर आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखेंगे, या मैं यूं कहूं कि आप इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये बल्ब इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि इसके ऊपर जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अपवर्ड भी लग रही है, उतनी ही फोर्स अपवर्ड भी लग रही। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड, इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डाउनवर्ड तो चलो आपने कह दिया कि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, बात ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी दूसरी फोर्स जो अपवर्ड, वो कौन सी है, जो इस वायर के अंदर वायर टेंशन की फोर्स है। वो कौन सी फोर्स है, जो वायर टेंशन की फोर्स है। वो ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लग रही हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन बेटा जी एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये वाली ये फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो नेट इफेक्ट जो है वो फिर जीरो हो जाता है। नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि ये चीज इक्विलिब्रियम में हो गई, इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है। ठीक है, जितनी फोर्स डाउनवर्ड उतनी ही फोर्स अपवर्ड लग रही है। डाउनवर्ड का तो आपको क्लियर है कि ये डाउनवर्ड कौन सी फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अपवर्ड कौन सी है, जो उस वायर के अंदर जो उसकी टेंशन है, ठीक है, वो उसके ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है। सो इस वजह से वो बल्ब, वो लाइट एक जगह के ऊपर खड़ी हुई है, तो हम उसको इक्विलिब्रियम में इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम यूं कहेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में ये नहीं कहेंगे हम उसको कि ये तार के साथ बंधा हुआ है सो इसलिए नीचे नहीं गिर रहा। भाई तार उसको क्या दे रही है, तार उसको वो एक जो सरफेस, उसकी जो सरफेस फोर्स है, जो उसकी टेंशन फोर्स है, वो उसको प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो चीज वहां पे लटकी हुई है। लेकिन अगर उसी वायर के साथ आप उससे कोई हैवी चीज लटका दें जिसकी टेंशन उससे कम हो, तो वो चीज नीचे गिर जाती है, वो उसके साथ लटकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये वाला जो बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि हम एक अजम्पशन पे बात करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर एक एरिया है जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया।
जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया। फर्ज करें इसकी जो हाइट है ना, जो आपने सिलेक्ट की है h, वो लेट्स सपोज आपने 100 किलोमीटर तक सिलेक्ट की है। अब 100 किलोमीटर तक ये वाली इसकी हाइट है, और इस हाइट के अंदर जो प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है वो P इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो P इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। क्लियर? अब ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे, लेट्स सपोज मैं एक ये कहता हूं ये एक और एरिया है, मैं यहां पर इस एरिया की बात कर लेता हूं। अगर मैं यहां पर इसका एरिया ले आता हूं, पहले जो इसका सॉरी हाइट ले आता हूं, पहले जो इसकी हाइट थी वो तो 100 किलोमीटर थी। अब मैंने लेट्स सपोज इसकी जो हाइट है ना बेटा जी वो 125 किलोमीटर कर दी है, यानी कि 25 किलोमीटर का इसमें मैंने इजाफा कर दिया है। तो मेरे पास ये वाली जो हाइट है ना ये DH है। ये हाइट क्या है? DH है। अब देखिए मेरे पास जो पहली हाइट H, दूसरी क्या है बेटा जी? DH होगी। दूसरी हाइट क्या है? DH होगी। यहां पर मेरे पास जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो P था, यहां पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो DP है। ठीक है, चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन द हाइट। हाइट इंक्रीज हुई, लेकिन हमें यह पता है जैसे हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो ये वाला प्रेशर क्या होता है बेटा जी? ये डिक्रीज होता है। यहां पे ये प्रेशर होगा क्या? असल में ये प्रेशर होगा, ये वाला जो चेंज है ना, ये पता क्या होगा? P माइनस DP होगा। ये प्रेशर यहां पे होगा क्या? P माइनस DP होगा। यानी कि DH के लिए जो प्रेशर अप्लाई होगा वो P माइनस DP होगा। क्लियर? इसके लिए जो प्रेशर अप्लाई होगा वो कितना होगा? P माइनस DP होगा। और ये इसके लिए जो टोटल फिर हाइट में चेंज आई थी वो थी H प्लस DH, यानी कि H प्लस DH इज इक्वल टू P माइनस DP। क्यों? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इस वजह से ये वाला जो है यहां पर ये हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि यहां पे जो प्रेशर था वो 100 टॉर था, यहां पर प्रेशर कितना है? ये 2 टॉर है। प्रेशर कितना है यहां पर? जो 2 टॉर है। अब आप इसमें देखेंगे कि जब इसकी हाइट h थी देन इसके ऊपर प्रेशर था जी 100 टॉर, और जब ये वाली हाइट h प्लस DH हो गई फिर कितनी होगी इसकी जो प्रेशर है वो होगा P माइनस DP, यानी कि 100 माइनस 2 टॉर मैंने कहा है ना, बाकी कितने रह गए? 98 टॉर, यानी कि H प्लस DH में जो प्रेशर है वो 98 टॉर होगा और H में वो 100 टॉर होगा। ठीक है, ये प्रेशर हमने इसका निकाल दिया। अब देखिए हम अपनी जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना चाहते हैं, उसकी डेरिवेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये जो हमारे पास निकला है ना ये प्रेशर, अब हम जरा इसको देखते हैं कि हाइट में क्या चेंज हुई और प्रेशर में फिर क्या चेंज हुई। हमारे पास जो इनिशियल हाइट थी वो हमारे पास जो इनिशियल हाइट है ना वो है h इनिशियल हाइट, h चेंज इन हाइट, h प्लस DH इनिशियल प्रेशर P और चेंज इन प्रेशर P माइनस DP, P माइनस DP। और यहां पर जो टोटल हमारे पास जो हाइट है उसके लिए फिर प्रेशर क्या आया इसको जरा देखिए। प्रेशर का हमें इसमें फर्क निकालना है तो हम उसको निकालेंगे जी इनिशियल में से H माइनस H प्लस DH, H इनिशियल, ये H माइनस जो इसके अंदर चेंज आया, ठीक है, ये होगा हमारे पास P माइनस DP
माइनस पी। और हम यहां से अगर देखें तो जो चेंज इन प्रेशर है ये dp है, तो जो चेंज इन हाइट विद प्रेशर, ठीक है, वो हमारे पास माइनस dp है। माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रेशर है ये पहले से डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये प्रेशर क्या बताता है कि ये डिक्रीज हुआ है। तो हमारे पास अब एक चीज है, कुछ फार्मूले होते हैं, उसको हम जरा इधर डिराइव करते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। Let's suppose we have फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ए, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और जो प्रेशर होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे पास होता है F इज इक्वल टू द mg। F इज इक्वल टू द mg, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है जो ग्रेविटेशनल पुल के बारे में है। अब देखिए हमारे पास ये तो आ गया। अब ये जो फोर्स है ये mg है, और अगर मैं इसी को पुट करूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम P इज इक्वल टू द mg ओवर a। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 बनी है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय h, तो P इज इक्वल टू द mg ओवर a मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द h। तो हमारे पास ये बन गया। अब ये हमारे पास है mg और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ जाओ, h से डिवाइड कर दिया, h से, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई, ये बन गई P इज इक्वल टू mgh ओवर a मल्टीप्लाइड बाय h। और आपको पता है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट इज इक्वल टू द वॉल्यूम। तो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी राइट एज द P इज इक्वल टू mgh ओवर v। और डेंसिटी का आपको पता है, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जब आपके पास लिक्विफिकेशन हो, या लिक्विफाई गैसेस हो, या लिक्विड हो, या गैसेस हो, फिर जो डेंसिटी की सिंबल है वो आती है रॉ। तो हमारे पास ये जो रॉ है दिस इज इक्वल टू द m ओवर v। और हम यहाँ m ओवर v की जगह के ऊपर ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू द रॉ g h। सो दिस इज द प्रेशर। अब देखें ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, एंड इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, और इक्वेशन नंबर 2 में ये P है ना, P की जगह के ऊपर अब आ गया रॉ जी एच इज इक्वल टू द F ओवर A। और अगर हम इसके यहाँ से फोर्स निकालें तो फोर्स निकल आएगी रॉ जी एच ए। तो ये वो वाली फोर्स है जो अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो तो ये वाली है ना, ठीक है। जो न्यूटन्स लॉ ये वाला कहता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये वाला जो फोर्स है ये अप्लाई होती है जब आपके पास सिंगल बॉडी हो, कोई एक ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जब आपके पास बिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल हैं, तो जो जिनकी अब काउंटिंग डिफिकल्ट है, तो फिर आप ये निकालते हैं। और इसमें भी अगर आप देखें कि ये वाला जो है ये यही एक्चुअली फार्मूला है, ये m मल्टीप्लाइड बाय g है ना, ये भी बेटा m
मल्टीप्लाइड बाय जी ही है, ये जी को मैंने अलग कर दिया। अब ये देखो ना, ये वाली जो वैल्यू है रॉ एच ए, ये रॉ क्या है, मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ, रॉ क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, हमने यही करा हुआ है ना ये वाला रॉ। और एच ए क्या होता है, ये भी वॉल्यूम होता है। तो अगर वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या एम ही नहीं बचता। तो एक्चुअली ये मैस को ही रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो फिगर है ना ये मैस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी m बाई जी ही है। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लिमिटेड आपके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं है, देन आपको उसकी फिर हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी देखते हैं, हमारे पास ये वॉल्यूम भी आ जाता है, एरिया, सब कुछ, यानी कि उसमें हम कैलकुलेटेड चीज़ें रख लेते हैं। और ये कैलकुलेटेड चीज़ें जो होती हैं ये हमें फिर ये बताती हैं कि एवरेज हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी लग रही है। अब एक वो वाली फोर्स है जो अपवर्ड लग रही है, दूसरी वो वाली फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रही है। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हैं। ये फोर्स जो है ये डाउनवर्ड लग रही है, ये वाली फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ये वाली फोर्स कौन सी है, जो अपवर्ड लग रही है। तो जब ये डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम है, उनके ऊपर कोई भी ऐसी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, नहीं लग रही होती जो उनको डिस्टर्ब करती है। तो ये फोर्स डाउनवर्ड और ये वाली फोर्स जो है हमारे पास, ये वाली फोर्स कौन सी है, अपवर्ड होती है। तो हम इसके साथ ये मेजर करते हैं कि मॉलिक्यूल जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इक्विलिब्रियम के अंदर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितनी फोर्स अपवर्ड होती है उतनी ही फोर्स उस मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड भी होती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड जब मॉलिक्यूल की फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं देन वो मॉलिक्यूल स्टेन करते हैं, उनके ऊपर कोई फोर्स हम कहते हैं कि एक्ट नहीं कर रही होती, एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। एक्चुअली उनके ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों बराबर आ चुकी होती हैं। एंड दैट्स ऑल।